हेलो दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैस। लॉकडाउन के कारण हम अपनी स्टूडियो में शूटिंग नहीं कर रहे हैं। आज हम गांव में हैं और वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए और हमने प्रयास किया कि सारे क्वेश्चंस क्लियर कट आ जाएं और इसलिए वीडियो थोड़ा सा अलग ढंग से बना रहा हूं। आज 10th क्लास के लिए मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 4.3 है, मतलब चौथे चैप्टर में 10वीं वर्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है, दो पानी के नल एक साथ हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय कितना लगेगा? यही प्रश्न है। अच्छा हमारा तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे प्रयास करते हैं। हम मान लेते हैं कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में t घंटा समय लेता है, तो कम व्यास वाले नल उसी हौज को भरने में चूंकि 10 घंटा ज़्यादा समय लेता है और बड़े व्यास वाले से के लिए हमने समय को t ले लिया है, तो छोटे व्यास वाले के लिए समय हो जाएगा t + 10 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा व्यास वाला नल t समय में एक हौज भरता है, तो बड़ा व्यास वाला नल 1 घंटा में 1/t हौज का भाग भरेगा। बिल्कुल उसी तरह से t + 10 घंटों में छोटे व्यास वाला नल एक हौज को भरता है, तो 1 घंटा में 1/t + 10 हौज का भाग भरा जाएगा। अब यदि दोनों नलों को एक साथ शुरू कर दें, इस तरह हमने लिखा है, इस तरह दोनों नल एक साथ 1 घंटा में हौज का, दोनों को जोड़ देते हैं 1/t और 1/t + 10 को, तो ये समीकरण हमारा ऐसे बना कि 1/t + 1/t + 10 भाग भर सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। पुनः हम इस तरफ देखते हैं कि दोनों नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटा में भरते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में हौज का दोनों नल द्वारा 1/9 सहित 3/8 पूर्णांक भरा जाएगा। जिसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1/8 9 72 और 3 75/8, या ये हो गया 8/75। तो कह सकते हैं कि 1 घंटा में दोनों नल द्वारा हौज का 8/75 भाग भरा जाता है। और समीकरण नंबर 1 में हमने निकाला है कि 1/t + 1/t + 10 1 घंटा में दोनों नल इतने भाग को भर सकते हैं, और 1 घंटा में दूसरे समीकरण में आ गया कि 1 घंटा में दोनों नल द्वारा हौज का 8/75 भाग भरा जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। तो ऐसा करने से दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 द्वारा हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि 1/t + 1/t + 10 बराबर 8/75। इसको सिंप्लीफाई करें तो रिलेशन ऐसे आ गया, 2 को यहाँ कॉमन कर लिया तो 2 से ये 8 कट गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो समीकरण बन गया 4t² + 40t बराबर 75t + 375। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मुख्य समीकरण हमारा आ गया 4t² - 35t - 375, जो द्विघात समीकरण है। अब इसमें a और c, जैसा कि गुणनखंड करने के लिए हम तरीका अपनाते हैं, इसमें a का मान 4 है और c का मान 375 है। दोनों का गुणनफल लिया और इससे 2 रकम ढूंढे जिसमें 60 और 25 आया, तो 60 में से 25 गया तो मिडिल टर्म 35 आ गया, तो हमारा गुणनखंड बन गया। हमने लिखते हैं कि भाई -35t के लिए 4t² - 60t + 25t - 375 बराबर 0, और ये पहले 2 पार्ट से 4t को कॉमन कर लिया, तो हमारा एक रिलेशन ऐसे आ गया कि t - 15 × 4t + 25 बराबर 0। इस तरह से t का मान 15, अर्थात बड़ा व्यास द्वारा हौज को अकेले 15 घंटा में भरा जाएगा। तो इसे साफ मालूम हो गया कि छोटे व्यास द्वारा, अब इसमें इस t बराबर 15 घंटा में हम 10 मिला दें
तो 25 हुआ, मतलब छोटे व्यास वाला नल इसे 25 घंटा में तथा बड़े व्यास वाला नल इसे 15 घंटा में भरेगा। तो प्रश्न द्वारा जो पूछा गया हमने उसका उत्तर ढूंढ लिया। अब देखिए सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10 ऐसे है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.2 का 10 क्वेश्चन। मैसूर और बंगलौर के बीच के 132 किलोमीटर की दूरी को दो ट्रेन, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और दूसरी सवारी रेलगाड़ी है। तो दिया है कि एक्सप्रेस 1 घंटा पहले पहुंचती है सवारी की तुलना में। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम ऐसे समीकरण लेते हैं, हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि पैसेंजर गाड़ी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 30 घंटा समय लगता है। तो हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं कि दूरी अपॉन गति बराबर होता है समय। तो दूरी का मान 132 किलोमीटर है और गति को हमने v मान लिया है। तो पहले मतलब पैसेंजर के लिए रिलेशन हो गया कि दूरी 132 अपॉन गति v बराबर t समय हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 कह लेते हैं। और दूसरा एक्सप्रेस गाड़ी के लिए दूरी 132 अपॉन इसकी गति v में 11 जोड़ देंगे, क्योंकि इसकी गति पैसेंजर से 11 किलोमीटर अधिक है। तो गति के लिए v प्लस 11 बराबर t माइनस 1, मतलब 1 घंटा कम समय लेगी ये। तो समीकरण 2 आ गए। पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाने पर ये रिलेशन बन गया। इसमें से 132 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो रिलेशन आ गया 1/v माइनस 1/v प्लस 11 बराबर 1। अब ये आ जाएगा कि 1/v माइनस 1/v प्लस 11 बराबर 1/132 आ गया। सिंप्लीफाई करने पर समीकरण हमारा द्विघात समीकरण ऐसे बन गया, v स्क्वायर प्लस 11v माइनस 11 इंटू 132 बराबर 0। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसके लिए हमें 11 इंटू 132 का गुणनखंड लेना होगा। तो इसमें 11 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 3, तो इसमें से दो टर्म हमने निकाला जिसका मान होना चाहिए, ये दो का डिफरेंस, दो टर्म 44 और 33 का डिफरेंस 11 आएगा। तो हम प्लस 44 और माइनस 33 ले लेते हैं, तो ये प्लस से यहाँ पर 11 आ जाएगा। इस तरह से गुणनखंड करने पर गुणनखंड आया v माइनस 33 इंटू वी प्लस 44 बराबर 0। निश्चित रूप से हम v माइनस 33 को 0 करेंगे, जिससे गति v का मान 33 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जैसा कि हमने मान लिया था कि पैसेंजर रेलगाड़ी के लिए गति v है, तो हम कह सकते हैं कि v का मान 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अर्थात पैसेंजर गाड़ी की गति 33 होगी और इसमें 11 जोड़ देंगे तो 44 होगा, मतलब एक्सप्रेस गाड़ी की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो हमारा 10वां सवाल भी हो गया। अब हम थोड़े समय के लिए 11 नंबर आखिरी सवाल पर भी ध्यान देते हैं। आखिरी सवाल है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 स्क्वायर मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। तो प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफल मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जैसा कि जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का घात 2। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल जमा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 468 आ गया। अब हम ये भी दिया है कि दोनों के परिमापों का अंतर, हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा 1 भुजा, तो 4 इंटू 1 भुजा x माइनस 4y बराबर 24 दिया हुआ है। इसमें से हम 4 को कॉमन कर ले तो रिलेशन ऐसे बन गया कि x माइनस वाई बराबर 6, अर्थात x की जगह हम 6 प्लस वाई रख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 में x के बदले 6 प्लस वाई होल स्क्वायर कर दिया, मतलब x का मान रख दिया, तो ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं तो समीकरण हमारा आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को
तोड़ते हैं। इसके लिए हम 216 का खंड करते हैं, जिससे दो संख्याएं मिली 18 और 12, इन दोनों का अंतर 6 होगा। तो हमने लिख लिया कि वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12 y माइनस 216 बराबर 0, और खंड करने पर y माइनस 12 इंटू वाई प्लस 18 बराबर 0, मतलब y का मान, मतलब दूसरे वर्ग की एक भुजा का मान 12 आ गया। और पहले रिलेशन जहाँ पर हमने निकाला था कि x बराबर 6 प्लस वाई है, तो इसमें y का मान 12 रखेंगे तो x का मान 18 मीटर होगा। इस तरह से दोनों वर्गों की भुजाएं, एक की भुजा 12 मीटर, दूसरी की भुजा 18 मीटर।